लगातार कुछ समय से जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर अशोक धनवानी स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी, आप सभी को दर्शकों को जैसे पता होगा, जो अभी तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो देखे, जो डॉक्टर अशोक धनवानी थे उनकी मृत्यु लगभग 2015 में हो चुकी है। उनको मरे हुए आज ये सन चल रहा है 2025, लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं। और लगभग उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में किसी का हक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो मामला पूरा सामने आया है, ये दमन का सबसे बड़ा काला सच और कहीं ना कहीं दमन के इतिहास में सबसे बड़ा धब्बा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के सारे विभाग के अधिकारी, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, DYSP हो, SP हो, पुलिस प्रशासन हो, नगर पालिका हो, GB हो, A to Z सभी के नाम इसमें इन्वॉल्व नज़र आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई, वहाँ जो घर नंबर था उसके साथ छेड़छाड़ की गई और जो लोग वहाँ पर रहते थे उन सभी को परेशान किया, कहीं ना कहीं ये अभी तक के दमन का इतिहास के सबसे बड़ा काला सच है। और जिस तरीके से लगातार आप हमारे साथ में देख रहे होंगे, जो कुंदन पार हैं, इस झूठे लोगों के ऊपर वो सतर्कता से पेश आ रहे हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी तक जिस तरीके से केस चला, तो अभी हाल ही में क्या आपको लगा, जो अभी आप हाल में आपकी जो तारीख थी, उस तारीख में जो नए जज, अभी शायद नए जज आए हैं, तो उनके द्वारा आपको क्या सहानुभूति मिली कि आगे किस तरीके से केस चलेगा? अभी जो नए जज हैं कुलकर्णी करके हैं, तो उन्होंने उनके द्वारा ही मुझे पता चला कि कोर्ट में मेरे पेपर को, जो मैंने 2023 में केस रजिस्टर किया था, वो पेपर को दबाया गया था, 1.5 साल तक दबाया गया। और जब मैंने ये जो SDM थे राहुल देव बुरा, उनके अंडर में जो केस चला था SDM में, तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं। और उन्होंने जो FIR रजिस्टर आरोपी है दीपेश टंडन और महेश टंडन, उन्होंने कब्जा करके हमको परेशान किया, पानी कट कर दिया, लाइट कट कर दिया और गटर लाइन चॉकअप कर दिया। तो हमने एप्लीकेशन कोर्ट को लिखा कि कोर्ट में केस चल रहा है, फिर कैसे इन लोग कब्जा कर सकते करके। तब वो जो जज है कुलकर्णी जी, उन्होंने बताया कि आपका पेपर कहाँ है, पेपर तो आपने जमा नहीं किया। तब मुझे पता चला कि 1.5 साल से उन्होंने पेपर दबा दिया था। फिर मैंने तभी बोला कि सर मैंने पेपर जमा किया, 6 सेट जमा किया, क्योंकि मैंने 6 लोगों पे केस किया। उसमें दमन के सब रजिस्टर डिपार्टमेंट वो भी है, फर्स्ट वो है दमन के सब रजिस्टर डिपार्टमेंट, सेकेंड चित्राज गोदवानी है, थर्ड कल्पना गोपाल, रुखी मकान और दीपेश टंडन और पारुल राम जी, ऐसे 6 सेट मैंने जमा किए करके। तो उन्होंने अपने आदमी को ढूंढवाया, तो 3 ही सेट मैंने 6 सेट जमा किए। तब फिर मैंने तभी बोला सर देखो यहीं पे कोर्ट में ही पेपर दबा थे, कितना बड़ा फ्रॉड है करके। आप सभी को ये चीज़ बता दूं, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्म की बात है और कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर कालिक पोत देने जैसा ये हादसा हुआ है। जिस तरीके से जब लोग परेशान होते हैं, दुनिया में कहीं पे भी आप देखोगे कि जो न्यायपालिका होती है, आखिरी जो ऑप्शन होता है लोगों के पास वही होता है। लेकिन यहाँ पे जो दमन का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दमन के इतिहास का सबसे बड़ा काला कांड, इसका रीज़न यही है जहाँ पर न्यायाधीश और न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं या तो बिक गई या फिर डर के वजह से मजबूर थी। 1.5 साल तक जो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर पड़े रहे, वो सामने वाले पार्टी के पास भेजना था, जो नहीं पहुँचाए गए और वहाँ पर रखे रहे। तो आप इसके बाद जाएंगे आखिरकार किसके पास? क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपके पास, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, कई अधिकारियों के पास जाते हैं, आपके पास आखिरी दरवाज़ा होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी खुद की बात रखने के लिए आखिरी जो दरवाज़ा होता है वो न्यायपालिका होता है। और वहाँ पर जिस तरीके से कुंदन भाई ने बताया कि न्यायपालिका में भी इस तरीके से कांड हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये देश को, सरकार को, संविधान को शर्मिंदगी महसूस कराने वाली बात है। अभी हाल ही में वकील कौन कौन है इसमें, एडवोकेट? मेरे सामने है कल्पना गोपाल, रुखी मकान का वकील है मारियो लोपेज, जो मारियो लोपेज दमन के मेयर रह चुके हैं। मेयर मतलब बहुत बड़ी दमन के मेयर रह चुके हैं, अभी एडवोकेट है। अभी एडवोकेट है। वो करीब जो विशाल टंडेल जो मेयर थे, उनके पहले मारियो लोपेज थे। करीब दो बार वो मेयर रह चुके हैं और करीब 40 साल से वकालत कर रहे हैं। और ये इतना बड़े वकील है और मेयर रह चुके, फिर भी वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर केस लेते हैं तो बहुत शर्म की बात है मुझे। इसमें जैसे एक चीज़ और भी है कि पहले जब चित्रा गोदवानी ने जो केस किया था, हाँ। उसमें वो केस शायद वो हार गई। हाँ, वो हार वकील उसमें पहले था, वही वकील अभी भी ऐसा कुछ? अभी क्या है कि सरकारी वकील जो है गोवर्धन देसाई, वो चित्रा गोदवानी में मैंने जब केस किया 2017 में, तो 2017-18 में उसने मुझे क्रॉस किया था, क्योंकि वो जवाहर देसाई का असिस्टेंट रह चुका है। तो उसने मुझे इसी कोर्ट में, जो जूनियर डिवीज़न इसी कोर्ट में मुझे क्रॉस कर चुका है। और तब वो
मुझे क्रॉस करता था, क्रॉस कर चुका है। तो कहने का मतलब कि जब मैंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पे किया, मुझे सजा कर केस किया था और वो बिल भी जमा नहीं कर पाई थी। तो जब मेरा कहने का मतलब कि जब उन लोग क्लाइंट कोई से भी क्लाइंट का केस लेते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देखते। और अगर मैं HSC पढ़े लिखे को जब मालूम पड़ता है कि बिल झूठा है करके, मैंने बिल को जब स्टार्टिंग में पढ़ा तभी मैं समझ गया कि बिल झूठा, क्योंकि उसमें ईयर लिखा ही नहीं था। तो बिल झूठा है तो फिर वो वकील को तो पहले मालूम होना चाहिए, उनको तो सब कायदा कानून मालूम होता है। तभी वो जो गोवर्धन देसाई जो है वो मुझे क्रॉस कर चुका है और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार में मुझे क्रॉस कर चुका है। और फिर वही अगर सरकारी व्हीकल बनता तो मतलब कितना बड़ा गोलमाल है। ये दमन के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही शायद दुर्भाग्य की बात है, शायद उनके लिए सौभाग्य की बात होगी कि वहाँ पर इस तरीके से 420 करने वाले अधिकारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे प्राइवेट एडवोकेट हो, जैसे कि बताया कुंदन भाई ने कि पहले वो प्राइवेट वकील थे, अब सरकारी बन चुके हैं। और कोई डिप्टी कलेक्टर या DYSP कोई यहाँ से प्रमोशन हो गया, वो जो SDM में थे वो राहुल देवपुरा, वो SDM में उनके अंडर में केस था। तो उनके अंडर में केस था, तब ये FIR रजिस्टर आरोपियों ने हमारी बिल्डिंग में वापस से कब्जा कर लिया। जिस घुसनखोरी की वजह से और शौचालय की तोड़फोड़ की वजह से उनके ऊपर FIR पड़ चुका है, रजिस्टर हो चुका है। फिर वही उन्होंने कब्जा किया, तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और उसकी वजह से उनको जो गिफ्ट मिला है वो दीव का कलेक्टरशिप जो मिला है, उनका कलेक्टर बना दिया है, वो इसी का गिफ्ट है करके। यानी कि सरकार और भगवान दोनों प्रसन्न है कि आप इस 420 को बढ़ावा दीजिए और साथ ही में आपका प्रमोशन भी होगा। और जहाँ पर प्राइवेट एडवोकेट सरकारी बन जाता है, डिप्टी जो भी अधिकारी रहते हैं उनका प्रमोशन होकर वो दीव पहुंच जाते हैं। दीव पहुंचे। और ये जो सरकारी वकील है गोवर्धन देसाई, वो जो अभी जो पॉइंट रखा है कि सर ये सब रजिस्टर पे जो केस हुआ है तो सब रजिस्टर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका केस जूनियर डिवीजन में नहीं चलेगा, सीनियर डिवीजन में चलेगा। ये उन्होंने जो बोल के अपना बुद्धि का प्रदर्शन कर दिया। उन्होंने बुद्धि का प्रदर्शन कर दिया कि भाई हम ये सोच के थोड़ी कौन सा केस में कौन सा कोर्ट में केस चला ऐसा करके थोड़ी हम करेंगे। हमने तो केस रजिस्टर किया, तब तो हमने थोड़ी बोला जूनियर डिवीजन में करो या सीनियर डिवीजन में करो या सेशन नंबर कोर्ट में करो। हमने तो केस रजिस्टर किया तो उसमें आया। तो जब हम बोल रहे हैं कि बिल झूठा है करके और वो भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पे रजिस्टर किया है करके, तो उन्होंने यहीं पे आपको क्रॉस करना है। तो वो डेट बढ़ाने के लिए और गुमराह करने के लिए ऐसा एकदम वाहियात रीज़न बताते हैं। और दूसरा रीज़न ये बताया कि सर इन्होंने 300 रुपये का फीस जमा करके केस रजिस्टर किया है और ये जो प्रॉपर्टी है वो 69 लाख की। तो इसमें ये साबित होता है कि तुम किसका वकील है, दीपेश टंडन का वकील है कि फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वकील है। तुमको क्या करना है? एक चीज़ और जनता को बता दूँ, एक चीज़ और, एडवोकेट अपना जो जज का नाम है थोड़ा उनके बारे में मुझे याद आया। अभी हाल ही में जैसे कि माननीय न्यायाधीशों के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, एक न्यायाधीश बोलते हैं कि स्त्री के स्तन को टच करना, नाड़ा को खींचना, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ टच करना, ये मानसिकता रेप की नहीं दर्शाती। दूसरा, दिल्ली में एक माननीय न्यायाधीश पकड़ा जाता है, उसके घर में करोड़ों कैश निकलते हैं, जल जाते हैं, आग लग जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी चाहा कि इसकी काली कमाई इस जनता के सामने आनी चाहिए। और एक ये जो दमन के न्यायाधीश हैं, इनका मैं नाम आपसे जानना चाहूँगा, कौन से ये माननीय न्यायाधीश थे, क्या नाम था इनका, जो 1.5 साल तक उन दस्तावेज को दबा के रखे रहे? नहीं, वो आगे जो थी वो लेडी जज थी, उनका नाम है सवालेश्वरकर, सरनेम है सवालेश्वरकर। वो थी तब मैंने केस रजिस्टर किया था और तब मुझे मेरे वकील ने बताया था कि भाई आप सब रजिस्टर को पार्टी मत बनाओ, नहीं तो केस आगे नहीं चलेगा। तो मैं बोला वो अगर लिख के देंगे तो मैं नहीं बनाता हूँ। तो नहीं, तो फिर बोला चलने दो बोला। और फिर उन्होंने पेपर दबा दिया। पेपर दबाने की वजह से उन्होंने जो FIR रजिस्टर दीपेश टंडन है और महेश टंडन, उन लोगों ने फिर से हमारी बिल्डिंग में कब्जा कर लिया और हमारा लाइट कर दिया, पानी कट कर दिया, जो जीवन जरूरत की वस्तु है पानी और बिजली वो कट कर दिया और गटर लाइन चौकअप कर दिया। और हमको आज 6-7 महीने से हमको परेशानी है। और हमने लेटर लिखा तो भी कोर्ट में भी हमने तो भी एक्शन नहीं लिया गया और कलेक्टर ने भी एक्शन नहीं लिया। और जबकि कलेक्टर को ये पूरा मामला पता है कि फर्जी बिल के आधार पर हुआ है, क्योंकि जब
नीचे हमारी दुकान में जो राजेश टंडेल हैं, उनकी दुकान को डीएमसी के सीईओ संजम सिंह उन्होंने ताला मारने के लिए बोला था। तो हम फिर कलेक्टर के पास गए, तो कलेक्टर ने को बोला कि सर वो ताला मारने की बात करता है, लाइसेंस नहीं है तो हाँ ताला मार दो। तो मैंने बोला था कि सर कौन सा दुकान, जो वो दुकान तो रजिस्टर ही नहीं करके। तो उनको लगा डीएमसी एरिया में कौन सा दुकान रजिस्टर नहीं है। तो मैंने बोला अशोक धमनी हॉस्पिटल। इतना बोलते ही उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया कि संजम सिंह तुमने मुझे पूछे बिना कदम कैसे उठा लिया, ये तो फर्जी बिल के आधार पे हुआ है। तो एक आईएएस अधिकारी कभी भी ऐसा गलत बात नहीं करे। यहाँ तो आईएएस अधिकारी ने बात किया, वो मुश्किल ही मेरे पास साक्षी भी है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ, जिधर जो भी ऑफिस में जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, तो वो मेरी बातें रिकॉर्डिंग होती है। मेरे साथ जो मेरी जो टीम है वो उनकी वजह से मैं आज इतना टिका हुआ हूँ। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो रिकॉर्डिंग होती है। अगर वो कलेक्टर बोलेंगे मैंने नहीं बोला था तो मैं रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। अभी आपका हाल में जो तारीख थी, नए जो जज साहब आए हैं, उनके द्वारा आपको क्या सहानुभूति आगे किस तरीके से क्या? नहीं, वो जो अभी जो जज है वो बहुत अच्छे हैं। और वो देखो एक बात बोलो कि सब चीज़ कहते हैं सब बिकता है, सब बिकता है, लेकिन हर चीज़ बिकती नहीं है, क्योंकि हर एक की आत्मा होती है, जो आत्मा है वो बिकती नहीं। तो ये जो जज साहब हैं वो बिकने वाले जैसे नहीं है। और दूसरी बात ये कि माहौल ऐसा ख़राब है कि भाई पैसे सब कुछ हो जाता है, लेकिन हर कोई बिकता नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बोला है जज कोर्ट में कि पहले सबूर रखो, पहले स्टे आ जाने दो, फिर आपको भी मौका मिलेगा करके। तो अभी मैंने बात किया, तो मैंने वो एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने फिर पढ़ा, फिर उन्होंने मुझे क्रॉस करने बोला। जब मैं क्रॉस करने के लिए बात किया तो दूसरे वकीलों ने क्रॉस नहीं किया। उनका कहना है कि सर प्रोसीजर तो रिटर्न स्टेटमेंट का है, तो रिटर्न स्टेटमेंट बोल के ये लोग लंबा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो वकील है मारियो लोपेस, जो कल्पना गोपाल रुखीमुखन का वकील है, वो उसके पास कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि वो मैं बोलता हूँ इसके लिए मैं साबित कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो बोल रहा है कि ये जो साथ में जो शीला केरेडी उनका साइन नहीं करके, तो उनका साइन है तो बिल तो गलत ही है। बिल में तो फर्स्ट पॉइंट ही लिखा, उन्होंने ईयर ले लिया तो उससे पूरा बिल। और दूसरा उसमें ये जग दमन में पूरा जाहिर हो गया है कि ये विटनेस की वजह से 3 विटनेस हैं, तो तीसरे विटनेस के सामने चौथे ने साइन किया। जो विटनेस है नीलेश सूर्यकांत पिछले उसके बदले में नैलेश देसाई ने साइन किया है, तो वो तो पूरा झूठा है। तो जब वो मैं HSC पढ़े लिखे हूँ, मालूम पड़ता है, तो जो मारियो लोपेस है जो मेयर रह चुका है, जो 2 बार मेयर रह चुका है और 40 साल से वगैरह, उनको नहीं मालूम पड़ता है। तो वो क्या साबित क्या करना चाहता है? क्या स्टे के लिए कोर्ट ने अभी बोल दिया स्टे हो जाएगा, ऐसा बोला है कि पहले स्टे आ जाने दो करके, और आ ही जाएगा। उसका रीज़न है कि जो भी केस करता है उसने अगर जो डिमांड किया रहेगा वो उसको वो एप्लीकेशन में लिखा है कि जब तक केस चले तब तक कोई एंट्री मारना नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, तो वो होना चाहिए। क्योंकि हम भी यही कहते हैं तुम साबित करो, एक ही हेयरिंग में साबित करो, बात को ख़त्म करो। हमने तो आपने ये बात अपनी रखी कि वहाँ पे कि जिस तरीके से मुझे बहस करने के लिए बोला जा रहा है, अगर इनके नाम पर दस्तावेज है, ये लाके दस्तावेज दे दे, केस एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला जब जज ने मुझे बोला कि इसमें शीला केरेडी का साइन क्यों नहीं है, बोला सर ये जो आपने पॉइंट उठाया बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी पॉइंट में मैं केस खत्म कर देता हूँ, इसी पॉइंट पे केस अभी का भी केस खत्म, बिल झूठा है साबित कर देता हूँ बोला। और मेरा तो दावा है मैं एक ही हेयरिंग में केस खत्म कर, इसलिए तो मैंने वकील रखा नहीं है। और वो जो समीर मोड़ा से बोलता है ये फिल्म ही नहीं है, ये फिल्म नहीं है करके, और ये सब टाइम वेस्ट करता, टाइम वेस्ट तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम मेरा वकील है, दिवेश टंडन का वकील है, मुझे वकील करने के लिए बोल रहा है। तुमको तो फायदा है कि भाई मैं वकील नहीं हो तो मैं तो हार जाऊंगा, और मैंने तो पूरा खुला किताब रखा है कि एक ही हेयरिंग में मैं केस खत्म कर दूंगा। फिर क्यों नहीं मुझे क्रॉस कर रहा है? क्योंकि ये जो समीर मोड़ा से आए वो उनका वकालत यही है कि सामने वाले वकील को खरीद लेने का और फिर उनको बोलने का ये पॉइंट पे तुम चुप रहने का और ये पॉइंट उठाने का नहीं, ये इनका वकालत है और कोई वकालत नहीं है। और क्योंकि इसकी वजह से तो अभी वो जो इन लोग जो इनका जो रिलेटिव है जो सतीश मोड़ा था, उनका भी समझ जाने वाला है, क्योंकि उनका केस हुआ 2012 में जज को लांच देने के जुर्म में पकड़ा गया था। तो वो अभी केस चल रहा है, वो केस बाद में दब गया था। उसके बाद मुझे जब क्रॉस किया तो मैंने भी पॉइंट उठाया था। फिर अभी वो जो मोटी दमन के जो बालूभाई रगला भाई पटेल करके है, उन्होंने उनको सतीश मोड़ा ने गलत केस में फंसाया था और उसके ऊपर एट्रोसिटी का केस किया था। तो वो बंदे ने आवाज़ उठाया और आज उसका सतीश मोड़ा से समझ जाने वाला है, आज नहीं तो कल बहुत जल्दी जाने वाला है। तो कहने वाले ये जो मोड़ा से फैमिली है वो गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर केस लड़ती है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तुम वकील है तो वकालत करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम झूठ को सच का साबित करने की कोशिश करो, ये तुम्हारा धंधा है, लेकिन सच को झूठा साबित करने की कोशिश मत करो।
आप लोग जिस बिल्डिंग में रहते हो बीच में उसमें कुछ हीटर वगैरह जला दिए गए थे, वो बाद में बंद वो किए भी गए, वो बंद भी किया मैंने गया। कोर्ट में बात किया दूसरा हूँ। साथ ही में जब उस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर केस चालू है, हाँ तो ये जो 21st सेंचुरी हॉस्पिटल वहाँ पर जो बन रहा है, हाँ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उसके ऊपर वो क्या है कि वो अलग बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी वो भी जब जो हमने झूठी व्हीलर्स झूठी सर्टिफिकेट केस किया है, चित्राज गोदवानी और सब रजिस्टर पे भी केस किया है। तो जब मैंने कोर्ट में बताया कि सर इन लोग ने एक तो एफआईआर और रजिस्टर आरोपी दीपक शर्मा महेश ने कब्जा किया, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैंने जब 2023 में केस रजिस्टर किया चित्राज गोदवानी और सब रजिस्टर के ऊपर, तो ये 2024 में 21st सेंचुरी के जो वैभव नाटकर्णी है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा कैसे, सेलिट कैसे हुआ और चित्राज गोदवानी ने बेचा कैसे, ये पॉइंट नोट करो। तो उन्होंने जज ने बोला कि हाँ मैंने नोट किया हूँ करके। वो हॉस्पिटल शायद अभी वहाँ चालू भी हो गया, चालू हो गया है, लेकिन कहना ये एक लटकती तलवार, क्योंकि डॉक्टर अशोक धनवानी ने 20% को प्रॉपर्टी बेचा नहीं है, बेचा है चित्राज गोदवानी ने। और चित्राज गोदवानी के ऊपर जो प्रॉपर्टी डॉक्टर साहब अशोक धनवानी की हुई है, वो बिल के आधार पर वो बिल झूठा है। और वो बिल झूठा है कड़े पुलिस स्टेशन में जो PSI है जय पटेल, अभी वो साइली सिलवासा में है, उनके सामने झूठा साबित हो गया। क्योंकि उन्होंने जो हमारा स्टेटमेंट लिया था, तब उन्होंने बताया था कि जो तीनों विटनेस का स्टेटमेंट लिया है वो तो बराबर, तब मैंने उधर उनको बताया ये जो तीसरा विटनेस का आपने स्टेटमेंट लिया, वो उसका स्टेटमेंट लिया कैसा, क्योंकि वो जिसका स्टेटमेंट लिया था जय पटेल ने, वो है मेडिपेथ लैब का जो नीलेश देसाई है, जबकि उसमें नाम है नीलेश सूर्यकांत पितले। और नीलेश सूर्यकांत पितले को जब मालूम पड़ा तो उसने FIR रजिस्टर करने का, तो पुलिस वाले ने FIR रजिस्टर नहीं किया। आज उसको 1.5-2 साल हो गया, अभी वो केस करने वाला है। तब पुलिस वाले को कटघरे में आके बताना पड़ेगा क्यों FIR रजिस्टर नहीं किया। वो क्या इसी वजह से जय पटेल जो PSI थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया? ये हो सकता है, इसी वजह से उसका ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो सकता है। क्योंकि जब मैटर सामने आ गया और जब इससे पहले जब साइन किया गया, तो इसमें शायद पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने बताया कि मेरे सामने साइन किया हुआ है। नहीं, पुलिस का उनको तो पता है, क्योंकि इन लोग ने सही बात तो कही नहीं थी। इन लोग उसमें मैटर ये हुआ होगा कि उसको बोला रहेगा नीलेश देसाई को, तो जाके स्टेटमेंट दे देना, बात को ख़त्म कर करके। अभी उनको पता नहीं कि जो नीलेश सूर्यकांत पितले वो मेरा दोस्त है, वो मुझे पता था कि नीलेश सूर्यकांत, तब मैंने जब बताया था पुलिस वालों को मालूम पड़ा। लेकिन उनकी ये ऐसा हो गया, इसलिए शायद उसका ट्रांसफ़र हो गया। बाकी वो जय पटेल ने बहुत अच्छा साथ दिया है। और साथ में अभी बीच में आपने जो राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? वो जो राष्ट्रपति को लेटर है उसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी। जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, उनके पास भी मैटर गया था, उनको भी लेटर गया था, लेकिन मुझे बुलाया गया नहीं। और दूसरा कि जो आशीष मोहन है, उनको पास भी लेटर गया था, उनके पास हम जाके मिले थे, फिर भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और हमने और इस तरह से कब्जा कर दिया और वो पेपर को मैटर को दबा दिया। वहाँ से मुझे कॉल भी आया था कि आप आपका जो मैटर है वो डिस्पोज कर रहे करके, आपको क्या आपका फीडबैक क्या है। तो मैंने बोला था ऐसा है करके, मुझे कोई लेटर आया नहीं, मुझे कोई लेटर नहीं आया और उन्होंने दबा दिया। कॉल कहाँ से आया था? पूरा कॉल जहाँ पे मैंने राष्ट्रपति भवन में जहाँ पे किया था कंप्लेंट की थी, वहाँ से फ़ोन आया था। तो जो वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल और रमेश पटेल, उनका कोई सहयोग इस मैटर पे? उनका सहयोग है, लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है करके। लेकिन मेरा कहना है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, बात करो, लेकिन कोर्ट में मैटर चल रहा है मेरे लिए चल रहा है। कोर्ट में मैटर मेरे लिए चल रहा है, उनके लिए नहीं चल रहा है। उन्होंने इस तरह से कब्जा नहीं करना चाहिए, इस तरह से हमको परेशान नहीं करना है। सिंपल सी बात है, अगर किसी को अगर जज का भी अगर पाँव लग जाएगा अपने को, तो जज भी सॉरी बोलेगा, कलेक्टर को भी पाँव लग जाएगा अपने को तो सॉरी बोलेगा। क्योंकि क्या है, गलत किसके साथ होना नहीं चाहिए। और मेरी सोच ये है कि कोई भी आदमी किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इसीलिए तो किसी को अधिकार नहीं गलत करेंगे, इसलिए तो न्यायालय है। और न्यायालय में खुद जज भी गलत फैसला सुना नहीं सकता, उसको कोई अधिकार नहीं गलत फैसला सुना नहीं है। इसलिए तो आत्मा नाम की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात अभी सोशल मीडिया है, क्योंकि अगर गलत फैसला सुनाएगा तो उसको सोशल मीडिया में एक्सपोज होना ज़रूरी है। तो क्या लगता है, इस तरीके से इस मैटर में खास कुछ नहीं है और सभी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो इनके अपने दस्तावेज खाली दिखाना, इतना सा एक ये मैटर और सालों से चल रहा है। क्या लगता है कि सत्ताधारियों के तले सारे जो अधिकारी हैं वो दबे हुए हैं? नहीं, ये तो है कि अभी तक मुझे यही मालूम पड़ा है कि ये जो BJP का प्रेसिडेंट